रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज हम बातें नहीं करनी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कल हमने एक पढ़ लिया था, कल जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो ठीक है। अच्छा, डिकम्पोज का मतलब बताओ जरा, क्या होता है डिकम्पोज का मतलब? क्या होता है? टूट जाना, स्प्लिट होना। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी यही होगा कि इसकी डेफिनेशन मतलब कोई एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा में टूट रही होगी। ठीक है, सो रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट gives two or more product। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रिलीज कर रहा हो, तो उसको हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है अभी? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये डेफिनेशन हो गई, याद रहेगी, ध्यान रहेगा। इसका एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जो पहला एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है वो है फेरस सल्फेट। उससे पहले आप ये समझो कि फेरस सल्फेट का आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको क्या बोला हुआ है वो समझो कि फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट एक कंपाउंड है। ये फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो कलर होता है ना वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10H2O। ठीक है, तो ये जो है ना फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो कलर है वो है लाइट ग्रीन, या लाइट ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग इसको हीट करते हैं ना, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसका जो 10H2O है ये इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बचेगा? फेरस सल्फेट बचेगा। तो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बचेगा सिर्फ, फेरस सल्फेट FeSO4। अब अगर हम लोग फर्दर इसको हीट करेंगे तब हमारे पास एक रिएक्शन होकर के आएगी जिसमें हमको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, तीन चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, Fe2O3, SO2 एंड SO3। अच्छा, अब देखो क्या है, जब आपने इसको, जो फेरिक सल्फेट था, फेरस सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जब आपने इसको हीट किया तो इसका जो कलर था ना लाइट ग्रीन कलर, ये अब चेंज हो जाएगा और जब इसका जो कलर आएगा ना ये लगभग आपको वाइट कलर में मिलेगा। जैसे नमक होता है वैसे कुछ कलर में ये अवेलेबल रहेगा। फर्दर जब आप इसको हीट करोगे तब ये रिएक्शन बन करके आएगी। मतलब आपको ये चीज़ याद करनी है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है, अलग अलग तीन प्रोडक्ट हैं। तो ऐसी जो भी रिएक्शंस होंगी जिसमें एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगी कि एक रिएक्टेंट है और दो या दो से ज़्यादा क्या मिल रहे हैं हमको? प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में होता है? मतलब स्टेट क्या है इसकी? कैसा है? गैसेस स्टेट में है। SO3 किस फॉर्म में है? ये भी गैसेस स्टेट में है।
ठीक है, और ये Fe2O3 ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी चीज़ें ना हो। अच्छा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस कैसे कर पाओगे ज़रा बताओ? इससे थोड़ा एक रिवीजन भी हो जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिख दें तो क्या बैलेंस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सिर्फ 2 लिखने से ही बैलेंस हो जा रहा है? सर ऑक्सीजन 8 है ना वहाँ, अभी सल्फर की तो सही बात है। सिर्फ 2 लिखने से यहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है पूरा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। F वहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे 2 हो गया, H2 है, H2 हो गया, ये 8 है से वहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो गया वो। ठीक है, 2 सल्फर, अगर इसको हमने 2 लिख दिया आगे तो इसका मतलब सल्फर यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो ऑक्सीजन ही बैलेंस है। सल्फर भी हो गया और आयरन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे Fe आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम्स हैं, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। अब आपको खैर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ध्यान रखना, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो आपको वो ढंग से करके रखना है। अच्छा, ये समझ में आ गया भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब समझो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स, जिस फैक्टर की वजह से वो डिकम्पोजिशन हो रहा है उस फैक्टर के ऊपर बेस्ड डिकम्पोजिशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई मतलब ये जो हीट है ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में वो एनर्जी चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू प्रोसीड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चीज़ चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी मिलेगी तभी वो आगे प्रोसीड करेगी वो रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी उसको कहाँ कहाँ से मिल रही है, इसके ऊपर बेस्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो अगर ये एनर्जी आपको मिल रही है आग जला करके, ठीक है, या फिर गैस को बर्न करके, या फिर कोई भी एक चीज़ आप बर्न कर रहे हो, उससे हीट प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और अगर ये एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल हो गई, बैटरी हो गई, उसकी हेल्प से अगर आप ये एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये वर्ड्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखो अभी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और फिर एक लास्ट बचा, अच्छा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है? सनलाइट। तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही हो, जो कि नॉर्मली हो ही रही होती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हो रही होगी तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। तो ऐसी एनर्जी जो सन से जो एनर्जी मिल रही है और उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ में आ गया? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो, और आप अगर हीट कर रहे हो आग उग जला करके, तो इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है वो। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल तीनों के हैं, बुक में एग्जाम्पल तीनों के हैं, बट नाम नहीं है, ये वाले नाम नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये वाले नाम नहीं है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है उसमें, उस रिएक्शन में। आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए मेनली, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको उसमें दिया हुआ है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में अगर कोई भी रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। ठीक है, ठीक है,
थर्मल डिकम्पोजिशन का आपके पास एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है भाई? CaCO3। और कैल्शियम का इसमें वो क्या है, वैलेंसी क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है अबिगेल? कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है सिद्धार्थ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड। और कार्बोनेट की आप बताओ? -2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये बन गया। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऐसा नहीं कि छोटी मोटी हीटिंग होगी कि आपने वो गैस के ऊपर रख दिया, तवे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट और गर्म कर रहे हो। पूरा वो जो चिमनियाँ दिखती है ना, भट्टी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर आते हैं, रॉक्स, चट्टानें तोड़ी जाती हैं, वहाँ से कुछ बड़े बड़े टुकड़े निकाले जाते हैं, ठीक है, उनको भट्टी में डाला जाता है, फिर भट्टी को गर्म किया जाता है करीब 700 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी उबलने लग जाता है। हम लोग बात करें 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। जब उतना ज़्यादा आप हीट दोगे तब, मतलब स्पेसिफिक नहीं है बट बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है ताकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप मुझे ये बताओगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन भी बैलेंस है, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है भाई। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और एक 3, और यहाँ पे भी 3 है। तो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। कौन सी कैटेगरी का? ये थर्मल डिकम्पोजिशन कैटेगरी का है। अब जो है ना वो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, मोस्टली जो डिकम्पोजिशन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक वाले को उन्होंने समझाया भी उतने अच्छे तरीके से है आपकी बुक में। इसको थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। समझ में आ रही बात? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है वहाँ पे दो, मतलब अगर कोई सेल लगा रहे हो, बैटरी लगा रहे हो, तो बैटरी या फिर सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक को हम लोग एनोड बोलते हैं और एक को हम लोग कैथोड बोलते हैं। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग सबसे पहले तो एक बैटरी मान लेते हैं। ये हमने मान ली कोई एक बैटरी है, इस बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया है, और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोगों ने नेगेटिव मान लिया। कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल इसका नाम क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। अच्छा, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या है? कैथोड। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हमने अब यहाँ पे क्या लिया, एक मान लो हमने ये कोई बीकर ले लिया है, ठीक है, और इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में हमने ये टेस्ट ट्यूब्स लगाई हुई हैं। क्या लगाई हुई है? ये टेस्ट ट्यूब्स, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर ये टेस्ट ट्यूब है। समझ में आ रहा है अभी? अब आपने इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इतना भी समझ में आ गया? इस बीकर के अंदर आपने क्या डाला है? इस बीकर के अंदर आपने पानी डाल दिया है। इस बीकर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको सर्किट को ऑन करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच मान लो, यहाँ पे एक स्विच मान लो, अगर आपने इसको ऑन कर दिया
तो इसका मतलब अब इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है ना, वाटर का डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा वो समझो। पहले वाटर था तुम्हारा क्या, H2O, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो ये H2 में और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, H2 और O2 में। किसकी हेल्प से हो रहा है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब जब आप उसके अंदर करंट को फ्लो करा रहे हो तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती है ये। अगर आप लोग सोचो कि घरों में जो पानी आ रहा है मैं उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना लूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की आप हेल्प से कर सकते हो ऐसा। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और फिर ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे, H2 के सामने 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अभी बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बोल रही है हमको कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है अभी। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर आप सिर्फ एक एटम लो तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है भाई, अरे ऑक्सीजन नॉन मेटल है मेटल है, तो नॉन मेटल पे क्या चार्ज होता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो जो कैथोड पे जो रिलीज होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बनाया हाइड्रोजन के लिए। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन के लिए मैंने बनाया वो थोड़ा छोटा है और हाइड्रोजन के लिए मैंने थोड़ा बड़ा स्पेस बनाया हुआ है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिसोशिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है ना, तो ये ऊपर कलेक्ट हो रही है, इसलिए ये वाला वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है और ये वाला वॉल्यूम कम है। अच्छा, इसके नीचे क्या होगा, तो इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, अभी समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं, सबसे पहला वाटर का डिसोसिएशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। समझ में आ गया? अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइटिक होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है। तीसरी चीज़ कि ऑक्सीजन कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, O2 इज कलेक्टेड ऑन, ऑक्सीजन कहाँ पे कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ना, ऑक्सीजन O2, तो कहाँ पे, एनोड पे। O2 इज कलेक्टेड ऑन एनोड। और हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होगा, H2 इज कलेक्टेड ऑन, कहाँ पे, कैथोड। यहाँ पे ये H2 है, कैथोड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ, इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो गैसेस स्टेट में
जो भी मतलब जो भी गैसेस स्टेट में होंगे ना, किसी भी एक मान लो अगर उनका जैसे 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स माना जाता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सा भी गैस लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो या क्लोरीन ले लो, ठीक है, कोई सी भी गैस ले लोगे ना आप, तो उसका अगर 1 मोल का लोगे तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 या 22.7 लीटर्स ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि वो वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, गैसेस स्टेट में। इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे जो स्पेस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया पूरा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आपको ही समझ में आइए, आपको ही समझ में आ गया ये? आपका नाम क्या है? भाग्यश्री। अच्छा भाग्यश्री आपको भी समझ में आ गया? अबिगेल समझ में आ गया? सृष्टि आपको समझ में आया? सुरित कहीं पे कोई डाउट है? कहाँ पे है बताओ, कहाँ पे? 2H2O में, इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या है, H2O जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक हो सकता है? इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो वही मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो वो भी मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, तो मतलब H2 और O2 प्रोड्यूस होंगे। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। और इसका मतलब कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आपको ये बोल रही है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब डिसोशिएट होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाएंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे। तो कौन ज़्यादा है? हाइड्रोजन ज़्यादा है। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है? आगे बढ़ें फिर? चलो ठीक है फिर। हाँ नेक्स्ट अभी हमारा क्या बचा है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को पढ़ते हैं जरा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? कहाँ पे हो रहा होगा ये? एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कहीं पे भी बाहर, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो हो गया। और यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल है वो है किसका? सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा Ag और यहाँ पे Cl2। अच्छा AgCl क्या है? ये सॉलिड स्टेट में होगा और Ag क्या है? सॉलिड स्टेट में होगा। और क्लोरीन क्या हो जाएगा? गैसेस स्टेट में हो जाएगा। अच्छा Ag का मतलब क्या हुआ? सिल्वर। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की हेल्प से वो जब एनर्जी लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो सनलाइट की एनर्जी मिल रही है, तो वहाँ से सनलाइट से एनर्जी लेकर के सिल्वर क्लोराइड इस तरीके से, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है उसका इस तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा और कुछ? हाँ एक और है AgBr, ठीक है। और मतलब अच्छा AgBr क्या हो गया? Ag क्या होता है? सिल्वर, और Br क्या होता है? ब्रोमीन। तो इसका मतलब सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें भी जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे Ag मतलब सिल्वर मिल जाएगा जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और यहाँ पे Br2 जो कि गैसेस स्टेट में होगा। अच्छा अब आप मुझे ये बताओगे कि अच्छा ये सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे, मतलब
चमक रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रे मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये ये किस कलर में होता है? सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर में होगा शायद, हाँ वाइट, सिल्वर ये हो गया तुम्हारा वाइट कलर में। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट कलर का होता है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होगा ये पेल येलो कलर का होगा, मतलब कैसा येलो कलर, वो भी लाइट वाला, ठीक है। इनका कलर कभी कभी आ जाता है पूछने के लिए कि किस कलर से किस कलर में वो कन्वर्जन हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वाइट कलर का था पहले और अब सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्रे कलर का बन जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें कन्वर्जन हुआ है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है ना। ये भी किसकी प्रेजेंस में। अच्छा, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन यूजुअली कहाँ पे यूज़ होती है? वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, वहाँ पे। अब कैसे होती है वो समझो। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या है कि उन्होंने मतलब जैसे कैमरे का वो जो शटर वाला बटन है, जैसे ही उन्होंने उसको ओपन किया और उसको छोड़ा, तो थोड़े टाइम के लिए वो जो एरिया है जहाँ से सनलाइट एंटर कर सकती है, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप लोग मान लो, अगर मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ यहाँ पे और उसके बाद भी आप सबके साथ मुझे विजिबल हो, तो किसकी हेल्प से विजिबल हो? सनलाइट की हेल्प से। इसका मतलब कहीं ना कहीं से सनलाइट आ रही होगी, बात समझ में आ रही है अगर, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो जो फोटोज़ खींची थी ना ब्लैक एंड वाइट वाली, तो अगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए क्लिक किया तो वो जो लाइट किसी से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ना उस कैमरे के अंदर, ठीक है, और कैमरे के अंदर अगर कोई ऐसी प्लेट लगी हुई है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर कौन पड़ेगा? सनलाइट पड़ेगी। बात समझ में आ रही है अभी? तो सनलाइट पड़ेगी तो उसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन होने के बाद अगर मान लो उसका जो भी अपना कलर था, वहाँ से कुछ एरिया से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो भाई अब उसका जो एक्चुअल कलर था वो हट जाएगा और जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है उसमें एक जगह पे ग्रे कलर है और यहाँ से ये हट जाएगा। अच्छा, जितनी सनलाइट आएगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन हुई होगी ये, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है कि वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किस तरीके से हो रही है। जब तक कि उन्होंने शटर ऑन किया तब तक के लिए क्या चीज़ आई? सनलाइट आई, और सनलाइट आई तो एक कार्ड पे ये पूरा जो ये केमिकल है, ये केमिकल लगा हुआ है, इसके ऊपर सनलाइट लगी तो वो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद ये जो पूरा कंपाउंड था ये कन्वर्ट हो गया इसमें और इसमें, ठीक है। और इसका कलर इससे डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कलर भी क्या है? ग्रे कलर का है, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का हुआ। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें है? हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है फिर